नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री हरीश रावत। रावत साहब, टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अब कांग्रेस की सरकार बन के उत्तराखंड में आ गई है, पर क्या स्थिति मान रहे हैं जो अभी सरकार है? बहुत अच्छी स्थिति है। भगवान बहुत अच्छा काम करेंगे और सरकार 5 साल चलेगी, मजबूती से चलेगी और अगले 10 साल के लिए पार्टी के लिए बुनियाद बनाने का काम भी करेंगे। सर, पर इन इलेक्शंस में देखा गया कि काफ़ी सीटों के लिए रस्साकशी हुई और काफ़ी पैसों का भी इन्वॉल्वमेंट बाहर से देखने में आया। तो क्या ये आप एक अच्छा सिस्टम मानते हैं कि इस तरीके की बातें अगर इन्वॉल्व हो रही हैं और बड़े स्तर पर, टॉप लेवल्स पर? आज बात बहुत हो रही है कि चुनाव में धन शक्ति का प्रयोग। जी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बुराई के रूप में ये सामने आ रही है, जिस पर सभी को विचार करने की जरूरत है और विशेष तौर पर पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से बहुत कदम उठा रहा है, मगर राजनीतिक दलों को भी संयम रखने की जरूरत है। और यदि राजनीतिक दल ही धन की भाषा में ही सब काम करने लगेंगे और निर्णय करने लगेंगे तो इलेक्शन कमीशन का काम कठिन हो जाएगा। और हमारे जैसे छोटे राज्य के लिए तो ये अभिशाप है। यदि वहाँ धन के आधार पर चीज़ें होने लग गई तो फिर तो वहाँ कोई हमारी टूरिज्म का सौदागर आएगा, कभी कोई हमारी तकनीकी परियोजनाओं का सौदागर आएगा, कभी कोई हमारी संस्कृति का सौदागर आएगा। तो हमारे लिए तो अपने राज्य के अस्तित्व को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम छोटे राज्य हैं। यदि हमको अपनापन बनाए रखना है, अपनी विशेषताओं को बनाए रखना है, तो बहुत आवश्यक है कि हम जो ये बाहरी ताकतें हैं जो प्रभावित करती हैं राजनीति को और धन के आधार पर प्रभावित करती हैं, उनको दूर रखें। और इसमें जनता में अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। सर, अभी भी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और लोग, बहुत सारे नेता रुष्ट नज़र आ रहे हैं, आवंटन को लेकर भी रुष्ट नज़र आ रहे हैं और कई देखा जाए तो एक जगह में जैसे कुमाऊं के अंदर एक छोटे से एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है, पहाड़ पे काफ़ी जगह बिल्कुल खाली छोड़ दी गई है। तो इसको किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, ये कुछ तो जो चुनाव परिणाम है उनकी विडंबना है, क्योंकि ये समझौतों से बनी हुई, मगर फिर भी ये तथ्य है और पार्टी के लिए भी उत्तराखंड के लिए भी आवश्यक है कि हम संतुलन बनाए रखें। जैसा आपने कहा कि आप 4 मंत्रियों के क्षेत्र लगातार एक दूसरे से मिले हुए हैं और जिस क्षेत्र से कांग्रेस को 19-20 विधायक मिले हैं उस क्षेत्र से एक भी मंत्री नहीं है, बल्कि वहाँ से बमुश्किल जो है विधानसभा के स्पीकर बन पाए हैं। तो वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है। कैसे उस कमी को दूर करना है, उस पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही एरियाज हैं जिन एरियाज ने राज्य आंदोलन की बात की, जिनमें राज्य का संघर्ष रहा। और यदि उन क्षेत्रों की हम अनदेखी करने की हिमाकत नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए उनको ये रास्ता निकालना पड़ेगा। और ये जो असंतुलन दिखाई दे रहा है, कई तरीके का असंतुलन है, इस असंतुलन को भी एडजस्ट करने की आवश्यकता है। सर, अगेन आरोप प्रत्यारोप की बात की जाए तो सतपाल महाराज कई बार आपके बारे में बात कर चुके हैं। हमारी नई पर्यटन मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि आप दबाव की राजनीति कर रहे हैं और अब धन की और दबाव की राजनीति के बीच में क्या संघर्ष चल रहा है? देखिए, वो उपदेश देते हैं, महाराज भी देते हैं और महारानी भी उपदेश देती हैं, तो उनके कथन को वो उपदेश के रूप में ग्रहण करता हूँ। यदि कहीं कोई कमी रही होगी हमने तो उसको जरूर दूर करेंगे, मगर थोड़ा सा उनको भी आत्मबोध से काम लेना चाहिए। सर, अगर बात करें हरिद्वार क्षेत्र की, आपका क्षेत्र है, आपने अभी रिसेंटली कहा कि आपने हरिद्वार की जनता से माफ़ी मांगी है, तो क्यों क्या कारण रहा, क्यों माफ़ी मांगी? देखिए, हरिद्वार बहुत ही टफ क्षेत्र था। 2009 में वहाँ के लोगों ने बड़ा साथ दिया,
बल्कि एक प्रकार से जो भावना हरिद्वार से बनी उस भावना ने हमको शेष विधानसभा क्षेत्र में जीतने में मदद की। और लोगों को लगा कि जब कांग्रेस ने यहाँ से इनको लगाया है तो ये हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री। इस चुनाव के अंदर भी जब हम देखते हैं सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, यहाँ कांग्रेस बिल्कुल साफ होगी, लेकिन हरिद्वार के अंदर न केवल उन्होंने 3 सीटों पर हम जीते, बल्कि यदि ठीक तरीके से हमारे नेतागण लड़े होते तो 2 सीटें तो बिल्कुल क्लोज 400-500 के दायरे में हम हारे हैं और 2 सीटों में हम 2000 के दायरे में हारे हैं। तो 4 सीटें ऐसी थी जो और आ सकती थी। इसका अर्थ है हरिद्वार ने संघर्ष किया, जो उस तरीके का वातावरण बना हुआ था तराई और मैदानी क्षेत्रों में कांग्रेस के विरोध में, उसके खिलाफ, और वहाँ के लोग वोट कांग्रेस को देना चाह रहे थे। अब उसमें एक कारक हो सकता है, मेरा भ्रम हो, ये भी रहा हो कि भाई हरीश रावत मुख्यमंत्री हो सकता है। अब जब वो उनके लिए वो नहीं ला पाए, क्योंकि मैं समझता हूँ इस सारी प्रक्रिया में हरिद्वार का बड़ा लॉस हुआ है। हरिद्वार के कांग्रेस का भी लॉस हुआ है इस चुनाव के अंदर, और हरिद्वार के डेवलपमेंट का भी लॉस हुआ है। तो मैंने मेरे दिल की भावना थी और मैंने सोचा कि मुझे ईमानदारी बरतनी चाहिए और हरिद्वार के लोगों से अपनी असमर्थता के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन में कहे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बहुमत से नहीं आई, 32 सीट्स लेकर आए, बाकी जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से सरकार बनाई गई है। आप इसको सक्सेस मानते हैं या फेलियर मानते हैं? और फेलियर मानते हैं तो क्या कारण रहे? देखिए, ये बड़ा आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा हमसे। 6 महीने पहले जिस तरीके से हमारे विधायकों ने और सबने मिल करके एक संघर्ष जोता था, उससे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बिल्कुल स्वीप करेगी और बहुत अच्छे बहुमत के साथ आएगी। मगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, विशेष तौर पर खंडूरी जी के फिर से वहाँ मुख्यमंत्री बनने के बाद संघर्ष खड़ा हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही टफ फाइट थी और लोगों के बीच में भी द्वंद्व रहा, जो वोटर था कि किसको चुने। इसीलिए 31-32 का फैसला हुआ है। और ठीक है, दूसरी सेकुलर फोर्सेस जीत के आई थी, उनके साथ मिल करके हमने सरकार बनाई। और हमको ये मान करके चलना चाहिए कि ये न केवल हमारे लिए एक टफ मैंडेट है, बल्कि वोटर की ज़बरदस्त वार्निंग भी है कि हम तुमको अवसर दे रहे हैं, मगर तुमको बहुत अच्छी तरीके से सरकार चलानी है। और ये काम तभी हो सकता है जब हम सब मिलजुल करके काम करें। सर, अभी भी अगर आप देखें तो हरक सिंह रावत जी ने अभी तक शपथ नहीं ली है, वो अभी भी साइड लाइन्स पर बैठे हुए हैं। क्या आप उसको दबाव मानते हैं या अब उनको उनकी अनदेखी हो रही है? देखिए, दबाव शब्द का प्रयोग करना हरक सिंह जी के लिए अन्याय होगा, क्योंकि 5 साल वो विपक्ष के नेता के रूप में दबाव बनाते रहे ताकि कांग्रेस की वापसी का रास्ता बने। उसमें उनका बड़ा भारी योगदान है और बड़ी विषम परिस्थितियों के बीच में से वो जीत करके आए हैं। और जैसा मैंने अभी कहा कि 19-20 विधायक देने वाला क्षेत्र अभी अछूता पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने हरक सिंह जी से अनुरोध किया व्यक्तिगत स्तर पर कि आप पार्टी की स्थिति को देखते हुए जो कुछ भी आपके सामने प्रस्ताव रखा जा रहा है आप उसको मानें। और मैं अब भी उम्मीदवार हूँ इस मामले में कि हरक सिंह जी मंत्रिमंडल में अवश्य सम्मिलित होंगे। और मुझे बेहद खुशी होगी यदि उनको एलिवेटेड पोजीशन मिल जाए उप मुख्यमंत्री की। लेकिन मेरा उनसे व्यक्तिगत तौर पर आग्रह रहेगा कि जो भी पार्टी ऑफर करे, क्योंकि पार्टी को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होता है उसको।